आज की क्लास के लिए वी हैड क्वाइट अ लॉन्ग ब्रेक, काफी लंबा ब्रेक मिल गया था आपको, आपके पेपर्स चल रहे थे इसलिए तो हमारी क्लासेस नहीं हो रही थी। सो हाउ वाज योर पेपर्स, कैसे रहे सबके पेपर्स? सबके पेपर्स कैसे रहे ये बताओ मेरे को। आई एम होपिंग दैट सबके पेपर्स अच्छे गए हो। काफी बच्चे काफी डरे हुए थे। ओके, नॉट गुड। कौन सा पेपर अच्छा नहीं गया हर्ष? एवरेज, ठीक है। आई थिंक क्योंकि आपके स्कूल्स लेट शुरू हुए थे, यहाँ पे क्लासेस भी लेट शुरू हुई थी, तो इसलिए अगर पेपर्स नॉर्मल भी जा रहे हैं इट्स ओके, यू हैव टाइम कि अभी आप बकअप कर लोगे, अभी आप और अपना अच्छे से सीख लोगे। ठीक है, तो इट्स ओके इफ द पेपर्स वर नॉट वेरी वेरी एक्सेप्शनली गुड, इट्स ओके इफ दे वर एवरेज, इट्स ओके इफ दे वर नॉट वेरी गुड, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम था। ठीक है, तो ऐसे डिसहार्टन नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, अपना पढ़ते रहो, अपना अच्छा परफॉर्म करते रहो, अपनी चीजें समझते रहो, तो उससे आप आगे मूव ऑन करते रहोगे। ठीक है, कौन सा पेपर मुश्किल आया था, कौन सा पेपर आसान आया था? लाइक आई एम अ फिजिक्स टीचर, तो मैंने आपका फिजिक्स का पेपर देखा था, तो फिजिक्स का पेपर तो मुझे सही लगा था, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगा था। इनफैक्ट आई ऑल्सो ऑब्जर्व कि जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे थे क्लास में, जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करे गए थे हमारी एंड की 2 क्लासेस में, उसमें से भी काफी कॉमन क्वेश्चंस डायरेक्टली आ गए थे। सो डिड यू गाइज ऑल्सो सी दैट कि हाँ आपको कुछ हेल्प हुई हमारी जो फाइनल 2 क्लासेस हुई थी उनसे? बताओ, अरविंद, तुषार, दीपक, हर्ष। यस, तो कौन सा पेपर आप लोगों को इजी लगा, कौन सा मुश्किल लगा? विच पेपर डू यू थिंक वाज इजी? ओके, बायो वाज इजी, दैट इज नाइस, योर बायो टीचर्स विल बी हैप्पी। मैथ्स वाज इजी एज वेल, ठीक है। इंग्लिश वाज इजी, ओके, इंग्लिश इज, आई थिंक इंग्लिश फिर भी थोड़ा इजी ही रहता है। तुषार इज सेइंग फिजिक्स वाज आल्सो नाइस, ठीक है, आई एम ग्लैड। सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज लाइक, हमारे पास जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये पेपर में आ सकते हैं, ये काफी ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। तो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड क्लासेस, क्योंकि इन क्लासेस में आप मेजरली वो क्वेश्चंस कर लोगे उस तरीके के सॉल्व जो आपके पेपर्स में भी आएंगे। ठीक है, तो अब बताओ अभी की क्लासेस के लिए एक्साइटेड हो? आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास? अच्छा, बच्चे ना काफी कम आने लग गए हैं, आपके सारे क्लासमेट्स कहाँ हैं मुझे ये बता दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब बच्चे ऐसे, सर्दियां हैं तो सब बच्चे ऐसे हाइबरनेशन में जा चुके हैं। एवरीवन इज लाइक मैम 9 से 10 तो हम लोग सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, अब अपना थोड़ा जल्दी उठो, चाय पियो, कॉफी पियो, जो आपको पीने का मन है वो पियो, एंड कम टू द क्लास गाइस। ठीक है, तो आई एम ग्लैड कि सब बच्चों के पेपर सही हुए, सब बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया। तो आज का पर्पस यही है कि आज मैं थोड़ा सा टाइम आपका ओरिएंटेशन में लूंगी, एंड बाकी बचा हुआ जो टाइम होगा उसमें हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। तो सबसे पहले ये बताओ कि आप लोगों में से कोई मुझे जानता है? Have you guys ever seen me before? Have you guys like attended my orientation or any of my classes? Do you guys know me? Okay, Deepak is saying yes. Mohit is saying no. बाकी बच्चे बताओ, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सब लोग दे सकते हैं कि आप लोग मुझे जानते हो या नहीं जानते हो। ओके, सो अ लॉट ऑफ मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस। ठीक है, इट्स फाइन। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ब्रीफली एंड फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम साक्षी गुप्ता है एंड मैं यहाँ पर अवंती में फिजिक्स टीचर हूँ। सो आई विल बी टीचिंग यू ऑल फिजिक्स। तो जब भी आप मेरी शक्ल देखो ये समझ लेना कि यहाँ फिजिक्स की क्लास होने वाली है। हाँ, पेपर टाइम पे मैंने क्लास ली थी, ठीक है, सो यू नो मी, दैट इज फाइन। तो माय नेम इज साक्षी गुप्ता एंड आई विल बी टीचिंग यू ऑल फिजिक्स। समथिंग अबाउट मी, लाइक आई व्हेन आई वाज इन 11th और 12th, तो 10th में जब मैं थी तो साइंस का मुझे बहुत शौक था। आई यूज्ड टू लव साइंस एज अ सब्जेक्ट, एंड मैथ्स भी मुझे बहुत पसंद थी। 11th 12th में मुझे फिजिक्स बहुत पसंद आने लग गई, तो इसी में मैंने अपनी हायर एजुकेशन परस्यू करी। सो आई हैव कंप्लीटेड बैचलर्स इन फिजिक्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज, आई हैव कंप्लीटेड मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज। और क्योंकि मुझे एजुकेशन का बहुत शौक था, बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था, तो आई हैव कंप्लीटेड बीएड एज वेल। ठीक है, तो ये मेरी डिग्रीज हो गई। इसके अलावा आई हैव वर्कड इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मेरिट नेशन हो गया, अन अकेडमी हो गया, बायजूस हो गया, काफी सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में मैं एज अ टीचर एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर काम कर चुकी हूँ। सो यस, मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को फिजिक्स समझ नहीं आती, आई विल मेक श्योर कि आपको फिजिक्स समझ में आने लग जाए, और जिनको आती है उनके लिए अच्छा, उनको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवा के उनकी अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, सब लोगों को समझ में आया? हाँ, मैंने एंट्रेंसेस भी दे रखे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली आई हैव आल्सो क्लियर्ड द जेआरएफ, नेट जेआरएफ का जो पेपर होता है वो, और गेट का जो पेपर होता है फिजिक्स का, वो भी मैंने क्लियर कर रखा है।
ठीक है? तो ये रिसेंट वाली चीज़ें हैं। बाकी जो जेईई, नीट वगैरह है वो पुराने हो गए हैं। अच्छा, बच्चों को आपको पेपर्स के मार्क्स भी मिल गए हैं क्या तुषार? दैट इज़ ग्रेट, गुड जॉब। सब बच्चों को पेपर के मार्क्स मिल गए हैं? मेरे को लगा था इतनी जल्दी चेकिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को मिल गए हैं तो दैट इज़ नाइस। मतलब सम पीपल हैव गॉटन इट, सम पीपल हैव नॉट गॉटन इट। ठीक है, कुछ नहीं होता। ऐसे मार्क्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। सबसे ज़रूरी चीज़ वही है। चलो फिज़िक्स के नहीं मिले हैं, कुछ नहीं होता। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक एडिशनल चीज़ कि अभी तक आपकी जो क्लासेस हो रही थी ना, वो क्लासेस में हम रिविज़न करवा रहे थे क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। अब हम आपकी जो क्लासेस शुरू करेंगे, उनके अंदर हम चैप्टर्स जो हैं, वो सारे अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग क्लासेस मिस मत करो। और अगर आपके क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, जो अभी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए या फिर अभी करना चाहते हैं, तो उनको भी आप मोटिवेट करो कि आप क्लासेस में आया करो। क्योंकि अभी हम सारे के सारे चैप्टर्स डीपली पढ़ेंगे, उनके जेईई और नीट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आपका सीबीएसई वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा और जेईई और नीट वाला कॉम्पिटिटिव वाला जो पार्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अटेंड क्लासेस फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है? कुछ नहीं होता, पेपर बेकार हुआ तो अब देखो, पेपर बेकार हुआ तो अब कुछ नहीं कर सकते। अब खाली आप ये सोचो कि पेपर बेकार क्यों हुआ? कौन से चैप्टर्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, कौन से चैप्टर्स आपको समझ में आ रखे हैं, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। इट्स ओके प्रिंस, कुछ नहीं होता। कुछ लोगों के कम मार्क्स आएँगे, कुछ लोगों के ज़्यादा मार्क्स आएँगे, इट्स परफेक्टली फाइन। मैं आपको यही बोलूँगी कि मार्क्स इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ज़रूर, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए। अगर आपको चैप्टर समझ में आने लग गए, चाहे केमिस्ट्री हो, जैसे पंकज बोल रहे हैं केमिस्ट्री इज़ टफ, अगर आपको चैप्टर समझ में आने लग गए, टॉपिक समझ में आने लग गए, तो ऑटोमैटिकली क्वेश्चंस भी सॉल्व होने शुरू हो जाएँगे, ऑटोमैटिकली आपके मार्क्स भी आने शुरू हो जाएँगे, सब कुछ धीरे-धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है? खाली बेसिक चीज़ जो आपको चाहिए, वो चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो इससे एग्री कर रहे हैं सब बच्चे? आर यू गाइस एग्रीइंग विद दिस? केमिस्ट्री इज़ टफ, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, कुछ नहीं होता, धीरे-धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ऑलराइट, येस मैम, ग्रेट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ, ताकि हम आज का जो ओरिएंटेशन है और आज की जो क्लास है, वो कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है? तो मेरी स्क्रीन सबको विज़िबल है? इज़ माय स्क्रीन विज़िबल टू एवरीवन? मेरे साथ ना थोड़ा एक्टिव रहना चैट बॉक्स पे। मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी तो बच्चे सो जाएंगे। ठीक है? तो 9 से 10 वाली क्लास का एम ये नहीं है कि आप लोग सो जाओ। सो प्लीज बी वेरी एक्टिव ऑन द चैट बॉक्स। इजी इजी क्वेश्चंस पूछूंगी, मुश्किल नहीं पूछूंगी। सो यू गाइस विल आल्सो बी हैप्पी। ठीक है? सो फर्स्टली वेलकम एवरीवन। आप अपने पेपर्स के बाद आज क्लास में आ रहे हो। सो इट हैज बीन क्वाइट लॉन्ग सिंस आई थिंक अवंती की क्लासेस हुई है, सिंस वी ऑल मेट। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द लाइक सेकंड टर्म ऑफ अवंती, आई गेस। ऑलराइट, तो अब मुझे आप लोग बताओ, व्हाई आर वी हियर? सो दिस इज समथिंग जो आपने पिछले ओरिएंटेशन में भी कवर किया है, बट अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप 1 डेढ़ महीने से ऑलरेडी जो क्लासेस हैं वो ले रहे हो। हाँ जी, ये क्लास फिजिक्स की है। अभी हम थोड़ी देर ओरिएंटेशन करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आपका फर्दर स्केड्यूल वगैरह कैसे रहेगा। ठीक है? सो वंस वी आर डन विद द ओरिएंटेशन, देन वील मूव ऑन टू द फिजिक्स पार्ट। ऑलराइट, तो अब आप बताओ, व्हाई आर यू गाइस हियर? क्या करते हैं यहाँ पर हम? अब तो इसका आंसर सब लोग दे सकते हैं। ठीक है? मुझे पता है कि सब लोगों को पता है। अभिषेक बताओ, आर्यन, विनय, तुषार, प्रिंस, कैन यू गाइस टेल मी कि व्हाई आर वी हियर? ओके, स्टडी के लिए इधर है, बिल्कुल सही। स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव है हमारा, पढ़ने के लिए इधर है, डाउट्स क्लियर करने के लिए इधर है। ठीक है, वेरी गुड। यू आर हियर टू लर्न फिजिक्स फॉर लर्निंग बेस्ट एजुकेशन, नीट और जेई की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन। सो ग्रेट जॉब। गाइडेंस बोल रहे हैं पंकज, आप बिल्कुल सही हो। आई विल बी योर मेंटर, योर गाइड, योर टीचर, योर फ्रेंड, वट एवर यू गाइज नीड मी टू बी। सो आई विल बी हेल्पिंग यू दैट। एयरपॉड स्विच ऑफ हो जाते हैं तो आप स्पीकर पे ले लिया करो बच्चा क्लास। ठीक है? अगर आपके जो एयरपॉड्स हैं दे आर स्विचिंग ऑफ, तो अब अपना स्पीकर पे ले लिया करो। क्लास समझ नहीं आता वैसा वाला मत करो, और बाय अ न्यू पेयर ऑफ ईयरफोन्स, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो उस चीज में। ठीक है, गुड जॉब, एवरीवन हैज अ बेसिक आइडिया। तो मैं बताती हूँ हम इधर क्यों हैं। ठीक है? हम इधर इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब बच्चे जो हो वो बेस्ट कॉलेजेस में पहुंच पाओ। आप सबको कुछ एम होगा ना कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, मुझे इस कॉलेज में जाना है। तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि कौन सा बच्चा किस कॉलेज में जाना चाहता है? विच कॉलेज डू यू गाइस वांट टू गेट इनटू? मतलब ऐसे ड्रीम कॉलेज क्या है? अभी थोड़े से टीचर्स शफल हो रहे हैं आपके।
तो हो सकता है थोड़े डिफरेंट डिफरेंट आपको फेसेस दिखाई दें, बट इट्स ओके, द एंटायर टीम इज ग्रेट, तो सबसे पढ़ने में आपको मजा आएगा. Okay, we have MIT. We have Krish saying that he wants to go to MIT. Then most of the students are saying IIT. Okay, IIT Delhi भी है, IIT Bombay भी है. Arvind is from biology. Arvind को AIMS करना है. ठीक है, we have AIMS, we have IITs, we have so many students who are, like this is the dream college of everyone. अब आप मुझे बताओ कि इन कॉलेजेस में जाने के लिए आपको क्या करना है? इन कॉलेजेस में जाने के लिए आपको क्या करना है? पेपर क्लियर करना है, और क्या करोगे? पेपर क्लियर करना है मैम, और कुछ है ही नहीं करने को. बस पेपर क्लियर हो जाए तो हमारी सारी जिंदगी सॉर्टेड हो जाएगी. तो जो भी ये जेई है, नीट है, अगर कुछ बच्चे को डीयू में जाना है, अगर किसी बच्चे को आईपी यूनिवर्सिटी में जाना है, जहां पे भी आपको जाना है, जिस भी कॉलेज के अंदर आपको जाना है, वेरी गुड, कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पेपर्स क्लियर करने पड़ेंगे. और ये आपके कैसे होंगे? जब आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो आपकी बिल्डअप हो जाएगी. ठीक है, जैसे मैं हूं, अगर मुझे फिजिक्स नहीं समझ में आएगी तो मैं फिजिक्स का कोई पेपर क्लियर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन देखूंगी, मैं क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगी अगर सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आ गया तो. राइट, सो दैट इज व्हाई आप लोगों के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग जो हो वो इम्प्रूव करो. एंड एडिशनली, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने हैं तो आपको भी पता है कि खाली थियरी से काम नहीं चलेगा, आपको इंटेंस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फोकस्ड है. ऑल राइट, तो आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टडी भी जो होगी वो हम लोग आपको करवाएंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो सब हम सॉल्व करेंगे. अभी तक ये थोड़ा कम हो रहा था क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम टाइम था, सो वी वर मेजरली प्रिपेयरिंग यू फॉर योर पेपर्स. जितना भी हम रिविजन करवा पाए हम वो करवा रहे थे, बट नाउ we will start focusing on your subject understanding, on your chapter understanding, and we will start focusing on solving a lot of questions in the class so that you are prepared for competitive exams. ठीक है, तो ये हमारा एम है. क्वेश्चंस कहाँ से करें? क्वेश्चंस करने के देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे जरिए हैं. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, अगर आपको जेई के प्रिपरेशन के लिए करने हैं तो आप एचसी वर्मा के क्वेश्चंस कर सकते हो, प्रदीप में भी क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से उठा के सॉल्व कर लोगे, वो आपके ऊपर है. ठीक है, बट बहुत सारी अलग अलग बुक्स है. फिजिक्स की बात करूं, बायो की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, देयर आर सो मेनी बुक्स एंड यू कैन पिक अप एनी वन और टू बुक्स एज योर गाइड्स एंड स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम दैट. क्योंकि अगर आपकी एक बुक के क्वेश्चन हो जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दूसरी बुक के भी हो जाते हैं. फिजिक्स के लिए जैसे मुझे पता है कि जेई एडवांस, जेई मेंस के लिए एचसी वर्मा इज अ वेरी गुड बुक टू रेफर टू, क्योंकि उसके क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा होता है. ठीक है, तो वहां से स्टार्ट मत करो, स्टार्ट फ्रॉम सम अदर बुक. कॉन्सेप्ट सारे अपने क्लियर कर लिए, क्वेश्चंस उस बुक के सॉल्व कर लिए, उसके बाद एचसी वर्मा पे जाओ ताकि उसके भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाए. ठीक है, अब ये सारे जो भी क्वेश्चंस है वो क्लास के एंड में लेंगे, क्लास के एंड में नहीं, ओरिएंटेशन के एंड में लेंगे. एक बार ये कंप्लीट कर देती हूँ. तो अब आपके जैसे बच्चे जो हो, जैसे हमारे साथ अवंती, आपको पता है कि काफी सालों से चल रहा है, काफी सारे बच्चे जो है ऑलरेडी हमसे सीख के जा चुके हैं, हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें काफी सारे बच्चे इन्वॉल्व है. तो बहुत सारे बच्चे आपकी तरह ही, आपके स्कूल से ही जो मे बी बिलोंग करते हो, दे हैव एक्चुअली क्रैक्ड दीज पेपर्स और अभी वो काफी ज्यादा अच्छी पोजिशन पे हैं. सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. अवंती की पहली आईएएस ऑफिसर का नाम है पूजा झा. तो शी स्टडीड फ्रॉम अस, वो राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय की स्टूडेंट थी, सेक्टर 10 द्वारका में. किसी ने ये स्कूल का नाम सुना है या फिर कोई इस स्कूल से बिलोंग करता है? इज देयर समवन हु हैज हर्ड द नेम ऑफ द स्कूल, या फिर इज देयर समवन हु इज बिलोंगिंग टू द स्कूल? ठीक है, तो पूजा झा वाज फ्रॉम दिस स्कूल एंड शी वाज एन अवंती स्टूडेंट, और उन्होंने अपना नीट का पेपर क्लियर किया डेंटिस्ट्री के लिए, और वहां से उन्होंने फिर यूपीएससी का पेपर बाद में दिया एंड शी क्लियर्ड यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, सो शी सिक्योर्ड रैंक 82 इन यूपीएससी एग्जाम 2021 का जो यूपीएससी एग्जाम था, उन्होंने उसमें रैंक 82 स्कोर करा. सो यू गाइस कैन आल्सो सी दैट इट इज सच अ इट इज सच अ गुड रैंक. तो ये है कि जैसे हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो इस स्कूल के भी हैं, तो अब आप ये चीज समझो कि उनकी ही सीनियर, उनकी ही एल्यूमिनाई जिन्होंने अवंती से पढ़ाई करी थी, इट इज सच अ गुड थिंग दैट उन्होंने नीट भी क्लियर किया और अभी उन्होंने अपनी मेहनत करी, पढ़ाई करी, तो अब उन्होंने यूपीएससी भी क्लियर किया है. ठीक है, तो आप लोग भी चाहे किसी भी स्कूल से हो, कहीं से भी हो, इट इज हाईली प्रोबेबल कि हमारे पास हमारा अगला आईएएस या फिर हमारा अगला इंडिया का बेस्ट डॉक्टर या इंडिया का बेस्ट इंजीनियर यहीं पर इसी बैच से निकल जाए. सो प्लीज बी मोटिवेटेड एंड प्लीज मेक योर एम्स कि हाँ मुझे भी ऐसा कुछ करना है. मूविंग ऑन, एमआईटी का एक बच्चा था, आई थिंक क्रिश वाज देयर, जिनको एमआईटी में जाना था. तो हमारे पास एक एमआईटी की भी मतलब हमारे एक एलुमनाई एमआईटी में भी सिलेक्ट हुए हैं.
So the name of the guy is Ayush. तो आयुष कानपुर में he grew up and he was studying from us. And वो MIT के अंदर, MIT you know जैसे इंडिया के अंदर IIT होता है वैसे ही पूरे दुनिया के अंदर MIT होता है. तो MIT which is Massachusetts Institute of Technology, that is one of the most popular institutes, one of the most renowned institutes for engineering. ठीक है. तो MIT के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ है, उनकी ग्लोबल रैंक 1 आई है. मतलब MIT इज द ग्लोबल रैंक 1 इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग और वो मशीन लर्निंग इंजीनियर है एट येल्प करंटली. ठीक है. नहीं, मेरी अभी ऑनलाइन क्लासेस ही होती है अवंती पे बच्चा. मूविंग ऑन. अब IIT वाले बहुत सारे बच्चे थे कि मैम मुझे तो IIT में जाना है, मैम मुझे IIT में जाना है. आई थिंक जितने बच्चों से मैंने पूछा था कि कौन से कॉलेज में जाना है, मोस्ट ऑफ यू रिप्लाइड IIT के नाम से. तो ये भी हमारे पास वेदांत जो है, ही इज एन एग्जांपल फॉर यू गाइस. यस, MIT इज अ प्राइवेट कॉलेज. MIT प्राइवेट कॉलेज होता है, उसमें स्कॉलरशिप्स आपको मिलती है, बट वैसे इट्स अ प्राइवेट कॉलेज. तो वेदांत जो है वो रूरल तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और उनका IIT बहुत अच्छा पेपर उन्होंने IIT का किया था. IIT मद्रास में वो उनका सिलेक्शन हुआ था. ही स्टडीड फ्रॉम अवंती एंड ही गॉट सिलेक्टेड इन IIT मद्रास एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एंड करेंटली ही इज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट. तो माइक्रोसॉफ्ट का नाम सबने सुना है. आई एम होपिंग ये जो पीपीटी से मैं पढ़ा रही हूँ ना अभी, वो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ही पीपीटी है. तो जब भी पीपीटी की बात कर रहे हो, किसी भी चीज की बात कर रहे हो, आप अपने कंप्यूटर्स की, लैपटॉप्स की बात कर रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट का हर जगह पे बहुत क्रूशियल रोल रहता है. तो ये पर्पस आपको बताने का, ये 2-3 बच्चों के नाम लेने का यही है कि आप लोग देख सकते हो कि ये बच्चे और आप में कुछ डिफरेंस नहीं है. ठीक है. आप जैसे अभी ये क्लास अटेंड कर रहे हो, वैसे ही मे बी वो बच्चे भी क्लास अटेंड कर रहे थे. आप जिन स्कूलों में हो, मे बी वो बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में थे. सो इट्स जस्ट अबाउट ड्रीमिंग एंड इट्स जस्ट अबाउट वर्किंग हार्ड टू अचीव दैट ड्रीम. ठीक है. सो आई होप दैट यू गाइस आर वेल मोटिवेटेड कि हाँ मैम हम भी ऐसे ना आपकी पीपीटी में 1-2 साल बाद, 3-4 साल बाद आएंगे कि इस बच्चे ने अपना IIT क्लियर कर लिया, या फिर क्रिश का एम था MIT का तो वो MIT पहुंच गया. सो होपफुली वी विल बी एबल टू डू, लाइक यू ऑल विल बी एबल टू डू दैट एज वेल. यू ऑल विल बी एबल टू अचीव थिंग्स टू. ऑलराइट, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू हैव अ सेशन जहां पर ये जो सारे बच्चे हैं, जो हमारे एल्यूमनाई है अवंती की, जो अभी अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड्स के अंदर, वो लोग भी आपसे आकर बातें कर पाए, आपसे आके कनेक्ट कर पाए, ताकि आप लोग और मोटिवेट फील कर पाओ. सो वी आर टॉकिंग टू देम, दे आर कंटिन्यूअसली इन टच विद अस, वी आर टॉकिंग टू देम एंड वी आर ट्राइंग कि ऐसा फ्यूचर में हो पाए. मूविंग ऑन, इफ आई गिव यू सम स्टैटिस्टिक्स, जैसे मेरे पास यहाँ पे नीट के स्टैटिस्टिक्स हैं फिलहाल. तो अभी पिछले कुछ सालों में हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स चल रहे हैं, JNV मॉडल चल रहा है, अलग अलग स्टेट्स के प्रोग्राम चल रहे हैं. दिल्ली का प्रोग्राम क्योंकि थोड़ा नया है तो उसमें बच्चे एनरोल थोड़े कम थे फिलहाल. तो टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने एनरोल किया था, दैट वाज 2503, मतलब 2503 बच्चों ने अभी तक ये सारे प्रोग्राम्स के अंदर टोटल एनरोल कर रखा था. इसमें से नीट की अगर मैं बात करूं, सो 1059 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर नीट और 1059 स्टूडेंट्स में से 650 स्टूडेंट्स वर एबल टू क्लियर द पेपर ऑफ नीट. ठीक है. तो आप देख सकते हो कि ये काफी हाई परसेंटेज है. इट मींस कि हमने जितने बच्चों को पढ़ाया, जितने बच्चों की भी हेल्प करी, कुछ भी उनके लिए हमने किया जो हमारे साथ एसोसिएटेड थे, उसमें से 62% जो बच्चे अपीयर हुए नीट के, उसमें से 62% बच्चे वर एबल टू क्वालिफाई नीट. So you guys can see that that is such a big data, कि ये 62% बच्चों में हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों का भी नाम हो सकता है जेई के अंदर, नीट के अंदर, किसी भी चीज के लिए. आपको बस मेहनत अच्छे से करनी है. ठीक है. बच्चा एनडीए का आई एम नॉट सो श्योर, अभी बच्चों ने क्लियर जरूर किया है, बट मेरे पास उनके नाम वगैरह है नहीं. ठीक है. तो मैं ट्राई करूंगी, पर अपने पूछूंगी अपने बाकी टीममेट से, उनको पता होगा तो आई विल इन्फॉर्म यू. यहां तक सभी को समझ में आया? तो सब लोग ऐसे मोटिवेटेड फील कर रहे हो कि हाँ मैम अब तो हम भी कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी है. आई होप दैट यू गाइस आर फीलिंग गुड अबाउट दिस एंटायर थिंग. आगे चलूं? इतना ही बताना था मुझे अपने बारे में. अब आपके स्केड्यूल पे आ रही हूँ मैम. बच्चा JNV मॉडल जो होता है ना, JPM उसी का पार्ट है. तो JNV मॉडल के अंदर बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं. जैसे हम कुछ कुछ स्टेट्स में जाके, जो JNV एक स्कूल का नाम है ना, तो वहां पे जाकर हम उनकी जो टीचर्स थे उनको ट्रेन करते थे, या फिर वो जो बच्चे होते हैं वो बोर्डिंग स्कूल की तरह ही रहते हैं. तो हमारे कुछ टीचर्स जाके वहां पे उनको कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे थे और उनको वहां पे जाकर उनकी ट्रेनिंग में भी हेल्प कर रहे थे. तो वो पूरे मॉडल को JNV मॉडल के नाम से कहा जाता है. नोडल और सैटेलाइट का मतलब यही हो जाता है कि नोडल मतलब वहां पे जाके क्लासेस हो रही है, और सैटेलाइट मतलब वहीं पर आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हो रही है. ठीक है. हाँ, अब मैं स्केड्यूल पे ही आ रही हूँ. इतना सबको क्लियर है तो स्केड्यूल पे मूव ऑन करते हैं. अब यही समझना है कि आगे क्या होगा. सब बच्चों का यही डाउट है ना कि मैम अब बता दो कि आगे होगा क्या. चलो इतना तो हमें समझ में आ गया अवंती वगैरह के बारे में. ठीक है.
तो अब आगे क्या होगा, हमें ना कोई भी अगर चीज पढ़ानी है, बच्चा आई विल बी स्टार्टिंग द क्लास सून, आई नीड टू कवर दिस ओरिएंटेशन पहले, वरना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मैम आगे कैसे रहेगा, स्केड्यूल कैसे रहेगा. सो वंस आई एम डन विद दिस ओरिएंटेशन, आई थिंक इट विल टेक मी लाइक 10-15 मोर मिनट्स, देन वी कैन बिगिन विद द क्लास. ऑलराइट, कूल. अभांशु आपका नाम है शायद. ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताओ कि अब टीचर्स के हिसाब से, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं, तो मुझे तो पता है कि मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं बच्चों की जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो समझ पाऊं, तभी मैं उनको और अच्छे से पढ़ा पाऊंगी. आप लोग मुझे बताओ इसका तरीका क्या है, कि हम अगर टीचर्स हैं तो मैं कैसे समझूं कि आप लोगों को सब्जेक्ट समझ में आ रखा या नहीं आ रखा. कैन यू गाइस टेल मी कि व्हाट इज द वे टू अंडरस्टैंड कि क्या बच्चों को कोई सब्जेक्ट समझ में आ रखा है, बच्चों की सब्जेक्ट नॉलेज कैसी है. इसको समझने के लिए टीचर्स क्या कर सकते हैं. वेरी गुड, पंकज बोल रहे हैं आस्किंग क्वेश्चंस. बाकी बच्चे बताओ. ओके, सूर्यांश बोल रहे हैं डाउट से. ठीक है, बाकी बच्चे बताओ कैसे समझूं मैं आपकी कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कैसी है. वेरी गुड, सुमित बोल रहे हैं बेसिक से लेकर पढ़ाओ और फिर क्वेश्चंस पूछो. पवन इज सेइंग टेस्ट, नगातो इज आल्सो सेइंग टेस्ट. सो गुड जॉब, सब लोगों को आइडिया है कि क्वेश्चन से या फिर टेस्ट से ही हम ये काम कर सकते हैं. तो इसका तरीका ये है कि हम लोग ना आपका एक बेस लाइन टेस्ट कंडक्ट करेंगे ऑन 13 नवंबर 2022, मतलब आई थिंक इसी वीकेंड पे, संडे को. तो आपका टेस्ट कंडक्ट होगा. तो ये जो टेस्ट होगा ये आपका नए सिलेबस से नहीं होगा. सो दिस विल बी फ्रॉम द सिलेबस विच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड. ठीक है, कुछ नया सिलेबस नहीं होगा इसके अंदर. जो सिलेबस आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है, जो हम क्लासेस में भी मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, वही होगा. तो आपको कुछ अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है. ये जो टेस्ट है इसमें आपकी 11th के जो मार्क्स की परसेंटेज है वो चेंज नहीं होगी. हम खाली ये समझना चाहते हैं कि बच्चों की सब्जेक्ट नॉलेज कैसी है. ठीक है, तो उसके लिए हम ये बेसिक टेस्ट कंसिडर कर रहे हैं. तो इस टेस्ट का सिलेबस ये है, आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो. 10th और 11th दोनों का बेसिक बेसिक सिलेबस आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चंस अच्छे से फॉर्म करने हैं. जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका पीसीएम है, पीसीबी है, और जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो वाले जो सब्जेक्ट रहेंगे आपके, उसमें से आपके जैसे हर सब्जेक्ट में से आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे. तो आपका 60 क्वेश्चन टोटल का टेस्ट होगा. आई थिंक 2 आवर्स का टेस्ट होगा. इस तरीके से हम टेस्ट को फॉर्म करेंगे. तो आप जो सिलेबस है उसकी प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अभी मैं एक और पेज भी दिखा रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सब बच्चों ने. बच्चा जो भी डाउट है, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी. ठीक है. हाँ, मैं जिन बच्चों ने पीसीबी चूज किया उनका बायो का भी टेस्ट होगा. जिन बच्चों ने पीसीएम चूज किया उनका पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टेस्ट होगा. तो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड कर रहा है. इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सब बच्चों ने. जैसे आप देख सकते हो 10th और 11th दोनों का सिलेबस आ रहा है. ठीक है, बायो में 10th में भी आ रहा है, 11th में भी आ रहा है. फिजिक्स का 10th का, 11th का नेक्स्ट पेज पे है. मैथ्स का यहाँ पे 11th का मेंशन्ड है, 10th का नेक्स्ट पेज पे है. 11th की भी है फिजिक्स बच्चा. इसके बाद ये है, यहाँ पे 11th की फिजिक्स आ गई, 10th की मैथ्स आ गई, 10th और 11th की केमिस्ट्री आ गई. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. ये आपका रफ सिलेबस है. फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ज्यादा ना ये मत करना कि अब कल से इसकी तैयारी करनी शुरू कर दी तो फिर बाकी सारी क्लासेस में भी नहीं आ रहा है, स्कूल में भी ध्यान नहीं लग रहा. ये आपका ऑलरेडी वो चीजें हैं जो आपकी कवर हो चुकी है. ठीक है, 10th में भी आपने पढ़ ली है, 11th में भी अभी आप लोग पेपर वगैरह देकर ही आ रहे हो. तो बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल भी नहीं होंगे, एवरेज सवाल होंगे. बच्चा पीसीएमबी वाले को कोई भी एक पेपर अटेम्प्ट करना होगा, जितना मुझे लगता है वो चारों के चारों सेक्शंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे. ठीक है, बाकी ये जो भी चीज होगी वो मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगी. ऑलराइट, आई थिंक कि आपको एक पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा. हाँ, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा आपका, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, एवरेज लेवल के एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे. ये दोनों का सबने नोट डाउन कर लिया, ये जो है ये दोनों चीजें नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले ली सिलेबस की. टेस्ट होगा आपका 13 नवंबर को. 13 नवंबर विल बी द डेट ऑफ द टेस्ट. द टेस्ट विल हैपन ऑन 13 नवंबर. ठीक है, आई थिंक आपका ये मार्क्स मुझे कंफर्म नहीं है. मुझे इतना पता है कि 20-20 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स. तो अगर 20-20 क्वेश्चंस एंड दैट डिपेंड्स कि कितने मार्क्स का हो रहा है. अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो फिर आपका 120 मार्क्स का हो गया. 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 240 मार्क्स का हो गया. टाइमिंग वगैरह जो भी होगी वो आपको अपडेट हो जाएगी व्हाट्सएप पे. ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे अपडेट हो जाएगा. गूगल फॉर्म पे शायद नहीं होगा. आपका जो टेस्ट रहेगा वो हमारा एक अवंती का एक टेस्ट टेकिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसके उसके अकॉर्डिंगली आपका टेस्ट होगा. तो आप वो भी समझ जाओगे तो अच्छा है, मतलब उसी पे आपके जो फ्यूचर टेस्ट है वो भी होंगे. ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे आपके अवेलेबल हो जाएंगी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको कि हाँ मैम एक टेस्ट होना है और टेस्ट का सिलेबस का स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है. 13 नवंबर को टेस्ट होगा.
अब इस टेस्ट का पर्पस क्या है ये समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि वी वांट टू अंडरस्टैंड कि बच्चों की सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तो आप टेस्ट दोगे तो उससे हमें ये समझ में आ जाएगा। और वंस वी अंडरस्टैंड दैट, तो हम बच्चों को दो ट्रैक्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन दो ट्रैक्स का नाम है, पहले ट्रैक का नाम है फोटोन, दूसरे का नाम है कैटलिस्ट। तो दोनों में डिफरेंस खाली ये है कि फोटोन वो वाले बच्चों को मिलेगा जिनको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है। जैसे आप में से काफी बच्चे होंगे जो बोलेंगे नहीं मैम मेरे को तो सब्जेक्ट आता है, मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे सारे क्लियर हैं, बट मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मतलब मुझे कॉन्सेप्ट्स में इतनी हेल्प नहीं चाहिए बट मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग में काफी प्रॉब्लम होती है। तो वो वाले बच्चों को फोटोन अलॉट किया जाएगा। ये टेस्ट का जो भी आपके जो टेस्ट के आप जिस तरीके से आंसर वगैरह दे रहे हो उस तरीके से देख के आपको फोटोन अलॉट किया जाएगा। कैटलिस्ट उन बच्चों को दिया जाएगा कि नहीं मैम मुझे कॉन्सेप्ट में भी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, उसके बाद मुझे क्वेश्चंस में भी हेल्प चाहिए। ठीक है, तो जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों में हेल्प चाहिए उनको हम कैटलिस्ट बैच देंगे, और जिन बच्चों को मेजरली खाली क्वेश्चंस में हेल्प चाहिए उनको फोटोन बैच मिलेगा। ऑलराइट, दोनों बैचेस का एंड जो गोल है वो जेई नीट या फिर जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम की आपको तैयारी करनी है वही है। बट खाली ये है कि कैटलिस्ट बैच में कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाएगा और फोटोन बैच में क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस होगा। थोड़ा सा फास्ट वाला बैच जो है, कैटलिस्ट बैच में थोड़ा धीरे धीरे चला के आपके जो कॉन्सेप्ट है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। यहां तक क्लियर है कि हाँ मैम टेस्ट का पर्पस ये है कि आप फोटोन या कैटलिस्ट में बच्चों को थोड़ा सा डिवाइड कर दोगे। ठीक है, यहां क्लियर है सबको? यस, किसी को कोई डाउट अभी तक फिलहाल? ठीक है, हाँ हाँ क्लियर है, बहुत बढ़िया, आई एम ग्लैड। ठीक है, परफेक्ट। तो अब एक और चीज समझो कि फोटोन और कैटलिस्ट दोनों बैचेस जो है ना, उनके अंदर अब आप लोगों के पास एक ऑप्शन है। ठीक है, आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है कि आप बोल सकते हो कि नहीं मुझे क्लासेस 6 घंटे के लिए चाहिए या मुझे क्लासेस 12 घंटे के लिए चाहिए। तो अभी जो आपकी क्लासेस हो रही है वो 6 घंटे के लिए हो रही है ना? अभी तक आपने जो क्लासेस अटेंड करी है वो 6 घंटे के लिए करी है। 6 घंटे की क्लास का क्या मतलब है कि आपकी हर दिन एक क्लास होती है, तो आपकी पूरे हफ्ते में 6 क्लासेस हो जाती है। अब आप लोग मुझे बोलो कि नहीं मैम मेरे को तो और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, तो मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूँ कि मैं 12 घंटे पढूं, तो मेरी हर दिन 2 क्लासेस होंगी। तो उसमें आपका सिलेबस पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो वो आप लोग चूज कर सकते हो। अगर आप 12 आवर लेते हो बैच, तो वहां पे आपकी 12 क्लासेस होंगी हफ्ते में, मतलब आपको हर सब्जेक्ट की 4 क्लासेस अवेलेबल होंगी। और अगर आप 6 आवर फोटोन बैच में ज्वाइन करते हो या फिर 6 आवर कैटलिस्ट बैच में ज्वाइन करते हो, तो आपकी 6 क्लासेस होंगी हफ्ते में, मतलब 2 क्लासेस होंगी हर सब्जेक्ट की, जैसे अभी हो रहा है। ठीक है, अभी चल रहा है वैसे। बट अगर आप बोलते हो कि नहीं मैम हमारे पास टाइम है, हम 12 घंटे वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप 12 घंटे वाला बैच भी कर सकते हो ज्वाइन। ये क्लियर है सबको? इज दिस थिंग ओके गाइस? जैसे ये फोटोन के अंदर है 12 घंटे और 6 घंटे, फोटोन और कैटलिस्ट आपको हम बता देंगे टेस्ट के हिसाब से कि हाँ आपको फोटोन में जाना चाहिए, आपको कैटलिस्ट में जाना चाहिए। अब बाकी चीज आप हमें बताओगे कि मैम मुझे 12 घंटे देने हैं या फिर मुझे 6 घंटे देने हैं। ठीक है, वैसे ही सेम कैटलिस्ट के अंदर भी है कि आपको 12 घंटे देने हैं, आपको 6 घंटे देने हैं। ठीक है, इट इज कंप्लीटली योर कॉल। अब इसको हमने 12 घंटे और 6 घंटे में क्यों कर रखा है, क्योंकि जैसे काफी सारे बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी ट्यूशन भी अटेंड कर रखे होते हैं और स्कूल भी जा रहे होते हैं, तो उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो मतलब 2-2 घंटे की क्लास, मतलब 2 घंटे दे पाए हमें दिन में। तो उनको हम बोलते हैं फिर आप 1 घंटे वाला ज्वाइन कर लो। बट जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा रहे हैं या फिर उनके पास सफिशियंट टाइम है, तो वो लोग बेटर रहेगा 12 घंटे वाली क्लास ज्वाइन करेंगे। तो क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आपकी दिन में 2 क्लासेस हो रही हैं, एक फिजिक्स की हो गई एक केमिस्ट्री की हो गई, तो मैं भी एज अ टीचर मुझे हफ्ते में 4 फिजिक्स की क्लास मिलेंगी, तो मैं कितने अच्छे से आपका सिलेबस कवर करवा पाऊंगी। और अगर आप मुझे खाली 2 क्लासेस मिल रही फिजिक्स की तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, सिलेबस कवर हो जाएगा बट वो थोड़ा फास्ट चलेगा। 12 घंटे में थोड़ा टाइम भी मिलेगा आप लोगों को। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको बैच सही लगता है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगेन सब बैचेस का एंड गोल वही है कि आपका जेई का पेपर, नीट का पेपर, जो भी आपका पेपर हो वो क्लियर हो। सब बैचेस का एंड गोल यही है। बट हाँ, अलग अलग तरीके के हमने बैचेस डिजाइन कर रखे हैं ताकि जो भी बच्चा है जिसके पास जितना टाइम है, जिसकी जितनी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे हम आपकी हेल्प कर पाए। यहां तक क्लियर है सबको? तो अभी आपको और दी ओनली थिंग विच यू हैव टू वरी अबाउट इज योर टेस्ट। थोड़ा सा उसके लिए रिवाइज कर लेना, जरूरत पड़े तो, वरना ऐसे ही दे देना। तो उससे आपकी खाली सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हमें समझनी है।
ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? यस, यस, बहुत बढ़िया। तो अब हम आपको 2 साल की कोचिंग, जैसे आपको ही पता है कि आपका जब भी अगले से अगले साल पेपर होगा तब तक हम आपको कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपका 11th क्लास का और 12th क्लास का सिलेबस हम कवर करवाएंगे। टाइम टेबल जो भी होगा वो आपको व्हाट्सएप पे ही अपडेट होगा बच्चा। जो भी आप ये चूज करोगे ना कि आपको 12 घंटे का चाहिए, 6 घंटे का चाहिए, आप फोटोन में जा रहे हो, कैटलिस्ट में जा रहे हो, अभी तो आपका टाइम टेबल सेम ही रहेगा कि आपकी 9 से 10 की क्लास हो रही है, तो 1-2 हफ्ते आपकी 9 से 10 की क्लास ही होगी। बट बाद में डिपेंडिंग ऑन द बैच विच वाज अलॉटेड टू यू, डिपेंडिंग ऑन दी टाइम जो आपने चूज किया, उस सबके हिसाब से आपका जो भी टाइम स्लॉट होगा वो आपको अपडेट हो जाएगा। ठीक है नगातो, इज दैट ओके? हाँ, क्लासेस आपकी गूगल मीट में ही होंगी बच्चा। लाइव क्लासेस जो हम कंडक्ट करते हैं वो गूगल मीट के प्लेटफॉर्म पे ही कंडक्ट करते हैं, तो क्लासेस आपकी गूगल मीट पे ही होंगी। ठीक है, नाउ आई वाज टेलिंग यू कि हम लोग आपकी 2 साल तक कोचिंग प्रोग्राम में हेल्प करते हैं। तो वहां पे आपका 11th और 12th जो होता है उसका पूरा सिलेबस हम आपको कवर करवाएंगे। अगेन आपके अब वीकली टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, पहले वो नहीं हो रहे थे क्योंकि आप अपने पेपर्स के लिए इन्वॉल्व थे, बट अब आपका हर हफ्ते जो होगा वो एक टेस्ट भी होगा, वीकली टेस्ट आपके कंडक्ट होंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा। तो स्टडी मटेरियल आई थिंक सब लोगों को मिल ही रहा था कि अगर आपकी कोई क्लास में आप मिस भी कर रहे हो तो आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो रही हैं, राइट? आपको जो भी क्लासेस हैं उनके सबके नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें रहेंगी वो आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है, मैं आपको एक बार टेस्ट का रिपीट कर देती हूँ। लेट मी फिनिश दिस, देन आई विल सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस। हाँ जी, आपको स्टडी मटेरियल के अंदर नोट्स जो होंगे, मॉड्यूल्स जो होंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वगैरह जो होंगे वो भी मिलेंगे। आपको डेली की वर्कशीट्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी इंक्लूडेड होंगे। एडिशनली आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, दीपक, आई एम नॉट सो श्योर कि दिस कैन बी डन, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 6 आवर के क्लासेस में और 12 आवर के क्लासेस में ना सिलेबस थोड़ा अलग तरीके से चलता है। तो बेटर है कि आप अभी से ही एक बार चूज कर लो, वरना अगर आपको ये भी करना है तो आई थिंक इट माइट बी पॉसिबल, ये फिर आप बाद में अपना अपना चेंज करवा लेना बैच। ठीक है, ये बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन अब आपको वर्कशीट्स और डीपीपीस जो है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो गए, वर्कशीट्स हो गए, वो भी प्रोवाइडेड होंगे। एडिशनली आपका डाउट सॉल्विंग सेशन हम लोग कंडक्ट करेंगे, जहां पे अगर आप लोगों के डाउट्स हैं तो आपके टीचर्स हो गए या फिर कोई और आपकी जो टीम हो गई, डेडिकेटेड टीम हमारे पास है, वो आपको डाउट्स के लिए मिल रही है। मूविंग ऑन, ये दोनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप जेई और नीट इन सब के जब आप जेई और नीट इन सब की तैयारी करते हो तो आपको ना पता नहीं चलता कि कॉलेजेस के फॉर्म कब निकल गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ, किसी कॉलेज का फॉर्म अलग है, किसी कॉलेज का फॉर्म अलग है। तो जब आपका ये टाइम आएगा जब आपको एंट्रेंस एग्जाम्स भरने हैं, तो उस टाइम पे भी हम आप लोगों की हेल्प करेंगे। जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको फॉर्म फिलिंग में हेल्प चाहिए वो भी करेंगे, आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे कि हाँ, इस फॉर्म इस टाइम पे इस फॉर्म खुल गया है, ये टाइम पे ये फॉर्म खुलेगा। इस तरीके से आपको अपडेट्स भी मिलेंगे। एडिशनली अब आपको ये जानना है कि मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूं, किस तरीके से एडमिशन लूं, या फिर मेरे को क्या करियर पाथ फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके का जो भी आपको एकेडमिक सपोर्ट या काउंसलिंग हमारे से चाहिए, वो भी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। बच्चा, एनडीए का ना डिवीजन आपका बाद में होगा, अभी तो आपकी जो सारी क्लासेस हैं वो सेम ही चलेंगी। एनडीए के अंदर भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो आप ऑलरेडी यहाँ पे कवर करोगे। तो फिर वंस योर सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो क्लियर, तो तब भी आप एनडीए का पेपर कर पाओगे। हाँ जी, जब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी पेपर की तब हम आपको बता देंगे। ठीक है, ये वाली चीज भी समझ में आई। अब फिर मैं सब बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार क्लियर कर देती हूँ, अगर ये वाली चीज समझ में आई तो। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? इज इट ओके? यस, ठीक है। तो अब एक बच्चे ने मेरे से टेस्ट का पूछा था, फिजिक्स इज डेविल, सो आई एम अ फिजिक्स टीचर, आई ट्राई टू हेल्प यू द बेस्ट आई कैन। तो बच्चा जिसने टेस्ट का मेरे से पूछा, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेस्ट आपका 13 नवंबर को होगा। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे ताकि आप स्क्रीनशॉट लो तो वहां पे भी लिखा हुआ आ जाए। द टेस्ट विल बी ऑन 13 नवंबर। इट विल बी एन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका पहला सिलेबस है। एक और पेज है सिलेबस का, वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। 10th और 11th दोनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लोगों ने डाला है ताकि आप कंफर्टेबली टेस्ट दे पाओ। ठीक है, कौन सा बच्चा था जिसको प्रॉब्लम थी? अकुल, ले लिया बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? ये मैं स्क्रीनशॉट इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर नोट्स जो है वो थोड़ा बाद में भी अपडेटेड हो तो एटलीस्ट आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट होगा ताकि आप लोग थोड़ा सा चैप्टर वगैरह देख पाओ। अकुल, ये ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? 13 नवंबर को टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, ये वाला स्क्रीनशॉट और ले लो। ठीक है, तो ये आपका टोटल सिलेबस है।
मैं ट्राई करूंगी कि ये जो पूरा का पूरा है ना, जो ये पूरा का पूरा नोट्स है वो ही आप लोगों को शेयर कर दूं। जहाँ पे आपके पहले नोट्स अपडेट होते थे वहीं पे चाहिए वाली भी मैं सारी की सारी जो स्लाइड्स है वो ही शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग सिलेबस वगैरह सब कुछ अपना देख पाओगे, फोटो कैटलिस्ट का भी पढ़ पाओगे, जो भी आपको करना है आप सब कुछ कर पाओगे। ऑल राइट, इज इट ओके अकुल, इज इट ओके एवरीवन? टेस्ट और टेस्ट के सिलेबस के ऊपर सबके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हैं? आगे चलूं? नहीं, जेई पैटर्न के हिसाब से नहीं आएगा, इतने मुश्किल क्वेश्चंस अभी हम नहीं देंगे आप लोगों को। अभी आपको सिंपल एवरेज क्वेश्चंस जो आते हैं वो ही होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, अब बताओ कि क्या क्या डाउट्स हैं। ठीक है, मुझे अभी इतना ही बताना है आप लोगों को, तो अब बता दो जो भी डाउट्स हैं वो फिर मैं क्लियर कर देती हूँ। ये भी आईडी नोट डाउन कर लो कि अगर किसी बच्चे की ऐसी प्रॉब्लम है कि नहीं मेरा नंबर चेंज हो गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड नहीं है, तो ये आप आईडी को यूज करके वहां पे ऐड हो सकते हो। बाकी जो भी डाउट्स हैं वो मैं अभी आपके क्लियर कर दूंगी, तो आप बता दो। नहीं, बाय बाय नहीं करना है, अभी टॉपिक शुरू हो रहा है फिजिक्स का। बाय क्या होता है? अभी तो 9:35 हुए, वी हैव 25 मिनट्स मोर, तो फिजिक्स पढ़ाऊंगी ना बाकी बच्चे हुए टाइम में, वरना सिलेबस कैसे पूरा होगा बताओ। यस सुमित, वी विल ट्राई कि आपका फुल 11th जो हो वो कवर हो जाए। अभी हमारा एम, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये रहेगा कि अभी जो आपकी हम क्लासेस शुरू करेंगे वो सेकंड टर्म की करेंगे। ठीक है, सेकंड टर्म की इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम सेकंड टर्म शुरू नहीं करेंगे तो आपको स्कूल में अगर समझ नहीं आया, वहां पे आपका यूटी वगैरह हुआ, तो आप फिर उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। सो दैट इज व्हाई द चैप्टर व्हिच वी विल बिगिन विद राइट नाउ इज सॉलिड्स। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स चैप्टर है ना, उससे हम लोग आपका स्टार्ट करेंगे, और एक बार आपका सेकंड टर्म का सिलेबस खत्म हो जाएगा, देन वी विल कम बैक टू योर फर्स्ट टर्म सिलेबस। ठीक है, तो फिर हम ट्राई करेंगे कि आपका फर्स्ट टर्म का जैसे रोटेशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो गए, मेजरली इन तीनों चैप्टर्स में बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है, तो वो वाली हम आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करें और उन चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल में बाद में हम कवर कर पाए। पर्सनल काउंसलर नहीं, जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें आपके टीचर्स एडेड हैं, तो आपको कुछ बहुत ज्यादा मेजर डाउट्स है तो आप उनसे भी पूछ सकते हो, वरना आपके काउंसलिंग सेशंस भी चलेंगे। बट आई थिंक देयर विल बी अ काउंसलिंग टीम विच विल बी डेडिकेटेड टू यू। ठीक है, तो वो भी आपको कांटेक्ट करते रहेंगे, आपसे फीडबैक वगैरह लेते रहेंगे डेली, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप उनको भी दे सकते हो। मैं चैप्टर स्टार्ट अभी जो करूंगी दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। यही आपका पहला चैप्टर है जो आपका सेकंड बुक में है, सेकंड टर्म के अंदर आपका यही फर्स्ट चैप्टर है जो आपको कवर करना है। सो आई विल ऑल्सो बी स्टार्टिंग विद द सेम चैप्टर। ठीक है, क्रिश आई थिंक यस, आपका जो फाइनल पेपर रहता है उसके अंदर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का आता है, जो भी मैंने अभी तक पेपर्स ऑब्जर्व करे हैं। मेरे पास भी अभी टाइम टेबल और स्केड्यूल नहीं है, अभी आपका जो 2 हफ्ते का टाइम टेबल और स्केड्यूल है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा इन द वे कि जो भी आपकी 9 से 10 की क्लास होती थी वैसे ही आपकी 9 से 10 की ही क्लास हुई थी। ठीक है, तो बाद में जब आप ये टेस्ट दे दोगे और आप 12 घंटे और 6 घंटे वाली आपकी जो ऑप्शन है वो फिल कर दोगे, उसके हिसाब से आपका जो स्केड्यूल चेंज होगा वो भी आपको व्हाट्सएप पे अपडेट हो जाएगा। अभी आपका स्केड्यूल सेम रहेगा। मैं अभी सॉलिड्स वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करवाऊंगी। फर्स्ट टर्म के नंबर, हाँ आई थिंक आपके जब स्कूल का जो एवरेज परसेंटेज है वो निकलेगा तो वहां पे ऐड होंगे। ठीक है, चैप्टर 14 स्टार्ट नहीं करवा रही बच्चा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इज चैप्टर 9 आई थिंक, सो आई विल बी स्टार्टिंग विद दैट, दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके स्कूल्स में भी मोस्ट प्रोबेबली वही चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, और कोई क्वेरीज किसी को? ऐसे अभी पूछ लो, जितनी क्वेरीज भी आ रही है दिमाग में, मैं भी ट्राई करूंगी कि आप लोगों की क्वेरीज बेस्ट रिजॉल्व कर पाऊं। और कोई क्वेरीज या फिर स्टार्ट कर लें चैप्टर? हाँ पूछो बच्चा, जो भी क्वेश्चन है पूछो, फिर हम चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। देखो ऐसे ही एक्टिव रहो, मैं तो बोलूंगी कि क्लासेस के अंदर ना अटेंड करने का क्या फायदा, खाली अगर आप अटेंड कर रहे हो, आप कुछ बातचीत नहीं कर रहे, क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछ रहे, तो इससे अच्छा आप रिकॉर्डिंग ही देख लो। अगर आप क्लास के अंदर हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि नहीं मैम मैं रोज सुबह 9 बजे उठ के 10 बजे तक क्लास अटेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो क्वेश्चंस भी पूछो, इंटरेक्ट भी करो मुझसे, वरना क्या फायदा है। ठीक है, स्टार्ट करा दे चैप्टर। और टेस्ट आपका घर पे ही होगा बच्चा, आई थिंक आपके घर से ही आपको लाइव टेस्ट जो है वो देना है। नो डाउट, स्टार्ट द क्लास। मार्क्स ज्यादा है क्रिश, बट ये रहता है कि आपके ना फिर स्कूल्स के हिसाब से आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी हम यही एम करेंगे कि आपके सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से क्लास में स्टार्ट करवा पाए। नहीं नहीं, ये जो चैप्टर होगा वो प्रॉपर डिटेल में आपका अच्छे से होगा। ठीक है, टेस्ट आपका घर से ही होगा भांशु, टेस्ट आप घर से ही अपना अटेंड करोगे, घर से आप उसको कंडक्ट करोगे।
ठीक है, अब पूरा चैप्टर हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उस चीज का स्ट्रेस लेने की किसी को जरूरत नहीं है। अब क्लास स्टार्ट कर दे। अभी तक कोई डाउट नहीं है किसी को फोटोन के बारे में, कैटलिस्ट के बारे में? 12 घंटे बैच, 6 घंटे बैच, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो फिर मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। बोलो अकुल, क्या डाउट है? बच्चा बताओ, फटाफट डाउट बताओ। नहीं, आई एम वेटिंग, आप डाउट्स बताते रहो, कुछ नहीं होता बच्चों। जिनको तो अभी डाउट नहीं है, 2 मिनट रुको, एक बार बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए ना। बच्चा, सी दैट इज योर थिंग। फिजिक्स वाला का एंट्रेंस मुझे नहीं पता कि किस तरीके से होता है, ठीक है? आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट, दैट इज कम्प्लीटली योर कॉल। मतलब मैं ये बोलूंगी कि आप लोगों के लिए ना बहुत जरूरी है कि आपको जैसे यहाँ पे अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो यहाँ पे अपना टाइम दो। अगर आपको यहाँ थोड़ा कम समझ में आ रहा है, आप चाहते हो कि आप अपनी कहीं और कंटिन्यू करो, तो वो करो। ऐसे मत करो कि यहाँ भी आओ, वहां भी जाओ, स्कूल में भी जाओ, तो आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बचेगा। मैं तो ऑनेस्टली ये रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा है, देन कंटिन्यू विद अस, ताकि अच्छे से आप सब कुछ समझ पाओ, अपनी सेल्फ स्टडी को भी डेडिकेटेड टाइम दे पाओ, वरना फायदा नहीं है। ठीक है, एनी अदर डाउट गाइस? मैं चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ, वरना फिर ओके, सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर एवरीवन। एक सेकेंड, अकुल ने एक छोटा सा डाउट और भेजा है, लेट मी सी। नो नो, सो वी विल कवर द फुल चैप्टर एंड टॉपिक्स एज वेल, एंड एडिशनली वी विल प्रिपेयर फॉर जेई एंड नीट टू। ठीक है, तो आपकी जेई नीट की प्रिपरेशन के लिए ही है ये मेजर, बट हम ट्राई करेंगे कि आपके टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस इस तरीके से भी हो कि आपके स्कूल के पेपर की भी तैयारी हो जाए। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस बिगिन विद द क्लास गाइस। यहाँ पे काफी सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं, देखते हैं आज कितने टॉपिक्स हम कवर करवा पाएंगे। ठीक है, अभी नहीं बच्चा, फिर वो जो सारी रिवीजन होगी वो बाद में करवाएंगे। अभी वी आर बिगिनिंग विद द फॉर्मल सिलेबस ऑफ योर 11th क्लास, तो अच्छे से इसको अब पढ़ना है चैप्टर को। सेल्फ स्टडी के अंदर टॉपिक्स रिवाइज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट इज ऑल यू नीड टू डू। ठीक है, जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं वो एक बार फटाफट रिवाइज करो, और जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करो उस टॉपिक से। ठीक है, सो गाइज नाउ आर यू रेडी टू बिगिन द चैप्टर? सब लोग ऐसे एक्साइटेड हो चैप्टर को शुरू करने के लिए? कोई और क्वेश्चंस वगैरह हैं? ओके, सुमित ने ऐसे बहुत लंबा यस भेजा है, सो आई कैन ऐसे सी दैट, सो आई एम ग्रेट दैट यू आर एक्साइटेड। आई होप दैट यू गाइस आर हैविंग फन विद मी। ऐसे बोर वोर तो नहीं हो रहे ना? मजा आ रहा है ना? थोड़ा धीरे चल रही हूँ आज की क्लास के लिए, बाद में ऐसे मस्त ऐसे और अच्छे से थोड़ा तेज तेज चलेंगे। बट ठीक है, आज थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, अच्छे से पढ़ लो, सारी चीजें समझ लो। यस, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। फुल जोश, ठीक है। तो अब जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं ना, वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ऑलराइट, तो काफी है इसके अंदर। आपकी फर्स्ट क्लास के अंदर हमें ये 2-3 टॉपिक कवर करने हैं, बट क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास थोड़ी सी ओरिएंटेशन में चली गई है, तो जो तो बच्चों के टॉपिक्स होंगे वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। तो अभी आप मुझे बताओ, ये सॉलिड्स होता क्या है? कितनी होती है स्टेट्स ऑफ मैटर? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर डू वी हैव? कितनी होती है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर? ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है? अब नाम भी बताओ। 3 और 4, ओके। अब बताओ स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती है? 3 होती है, उनके नाम सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, और लिक्विड और गैस जो आपके होते हैं ना, उनको हम कलेक्टिवली फ्लूइड्स बुलाते हैं। तो वो आपका जो अगला चैप्टर होगा उसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, प्लाज्मा की भी बातें हो रही है। प्लाज्मा अभी हम नहीं पढ़ेंगे, प्लाज्मा थोड़ा सा ऐसे हायर टाइप का टॉपिक है, वो बाद में पढ़ा जाएगा, जब आप एंड में अपना ऐसे इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर कुछ वैसा कर रहे हो, तब आप पढ़ोगे। ठीक है, सो नाउ टेल मी कि सॉलिड्स के लिए ना आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा होगा जब रोटेशन की बात कर रहे हो, किसी भी चीज की बात कर रहे हो। सो दैट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का नाम सब लोगों ने सुन रखा है? सब लोगों ने रिजिड बॉडी का नाम सुन रखा है? यस मैम, नो मैम? तो होती क्या है रिजिड बॉडी, क्या होती है? अच्छा, सूर्यांश बोल रहे हैं नहीं सुन रखा, तो बच्चा एक बार रोटेशन में ये चीज पढ़ी होगी सब बच्चों ने कि क्या होती है, मैं बता देती हूँ। वेरी गुड, विच इज हार्ड। हार्ड बॉडी बोल रहे हैं बच्चे कि रिजिड बॉडी का मतलब बॉडी हार्ड होती है। बॉडी हार्ड होने का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड बॉडी? अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई बॉडी हार्ड है, तो उसका क्या मतलब होगा? चैप्टर 7 में पढ़ा था, सही बोल रहे हो। आप लोग खुद सोचो ना, रिजिड बॉडी नाम से क्या मतलब है? सॉलिड सरफेस, हार्ड। वेरी गुड, उज्जवल इज सेइंग फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। So let me write that, fixed shape and volume.
ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव स्टडीड सो फार अबाउट रिजिड बॉडीज। परफेक्ट, अभिषेक बोल रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, अकुल ने भी बहुत बढ़िया आंसर दिया है, मॉलिक्यूल्स टाइटली कॉम्पैक्ट होते हैं और जो भी डिस्टेंस होता है इंटरनल पॉइंट्स के बीच में वो सेम रहेगा। ठीक है, हम उसका शेप और साइज चेंज नहीं कर सकते। तो रिजिड बॉडी का जिसको मतलब नहीं पता था वो भी समझ लो, रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसकी शेप और साइज जो होती है वो सेम रहती है। मतलब अगर आपके पास कोई क्यूब है, सपोज ऐसा कोई क्यूब है, ठीक है, और इस पे आप बहुत सारी फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो, तो अगर ये रिजिड बॉडी है, दिस इज अ रिजिड बॉडी, तो इसकी जो शेप और साइज है वो चेंज नहीं होगी। शेप एंड साइज, दीज थिंग्स वोंट चेंज अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूं। ये चीज क्लियर है कि हाँ मैम, रिजिड बॉडी का बेसिक मतलब समझ में आया, शेप और साइज चेंज नहीं होता। ठीक है, बट एक्चुअल लाइफ के अंदर ना, अगर आप किसी भी सॉलिड बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसकी शेप साइज थोड़ी बहुत चेंज होती है। ठीक है, हाँ वही होता है, बेंड हो जाता है, जैसा आपने बोला पंकज ने कि थोड़ा सा बेंड हो जाता है, या फिर आप कहीं पे भी थोड़ी सी फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इफ यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, if I'm applying external force, then shape और size जो होता है बॉडी का, that might change। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। मतलब जो सॉलिड्स होते हैं उनकी भी शेप और साइज चेंज हो जाती है, फिर बाद में वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, इसको हम डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। वेरी गुड पंकज। तो शेप और साइड ऑफ अ बॉडी आइडियली कैन चेंज अगर आप डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो तो। और इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें यही मेजर चीजें स्टडी करनी है कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी का शेप और साइज चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है उसके बाद, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम समझना चाहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि अभी तक जो हमने रिजिड बॉडी पढ़ी थी उन सबकी फिक्स शेप होती थी, फिक्स वॉल्यूम होती थी, ये सारी चीजें हम कंसिडर करते थे। बट अब अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, तब हम शेप और साइज जो होती है किसी भी बॉडी की वो चेंज हो सकती है। ठीक है बच्चा, यहाँ पर हम फिलहाल इंटरनल एनर्जी की बात नहीं करेंगे, वो आपकी थर्मोडायनामिक्स में बात करेंगे। फिलहाल हम खाली एक्सटर्नल एनर्जी के बारे में डील करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब आगे चलूं? शुड आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है, अब स्प्रिंग सब लोगों ने देखा है, एवरीवन हैज सीन अ स्प्रिंग। ठीक है, तो लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ वेरी इजी स्प्रिंग मास सिस्टम का एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हम बाद में कवर करेंगे पंकज, एक बार टॉपिक होने दो क्लियर, उसके बाद हम कवर करेंगे। तो अब लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर इस स्प्रिंग के ऊपर मैं यहाँ पर एक मास लगा दूं तो क्या होगा? इफ आई अटैच अ मास हियर देन व्हाट विल हैपन? आप लोग मुझे बताओ, स्प्रिंग भी आपका एक तरीके से रिजिड ही है, सॉलिड बॉडी जो है, अगर मैं वहां पे मास लगा दूं तो क्या होगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक विल हैपन अगर ये स्प्रिंग के नीचे कोई मास लगा दिया है? अरे इतना इजी क्वेश्चन है, बच्चा आंसर क्यों नहीं कर रहे? कंप्रेस होगा, इलोंगेशन होगा, लेंथ इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा ना बच्चा, है ना? इतना ज्यादा कुछ लंबा नहीं बताना है मुझे, ऑसिलेशन वगैरह होगी। मैम अगर स्प्रिंग है, स्प्रिंग के नीचे मास लगा दी तो वो नीचे आ जाएगा ना, स्प्रिंग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ना, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा मास है, अगर मैं ये मास हटा दूं तो क्या होगा? इफ आई रिमूव दिस मास, अब ये मास मैंने लगाया, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई, अब अगर मैं ये मास हटा दूं तब क्या होगा? कंप्रेशन, ओरिजिनल से शेप रिमेन सेम, बाकी सारे बहुत सारी चीजें ना इनिशियल पोजीशन पे वापसी आ जाएगा ना। अरे देखा तो होगा, रबर बैंड में भी तो ऐसा ही होता है, रबर बैंड को खींचोगे तो लंबा हो जाएगा, उसमें फोर्स लगाई तो लंबा हो गया, जैसे ही उसको छोड़ोगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो यहां से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपकी निकल के आती है जो होती है इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? आपके पास अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी बॉडी है जिसपे आपने कुछ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, ठीक है, तो जब आप वो फोर्स हटा रहे हो उसके बाद बॉडी ओरिजिनल पोजीशन में जा रही है नहीं जा रही, उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है, सो रीगेनिंग द ओरिजिनल शेप, बहुत ब्रीफली लिख रही हूं, प्रॉपर्टी जिसकी वर्च्यू से जो बॉडी है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है,
आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जो भी आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है उसकी शेप साइज चेंज करने के लिए। ये चीज क्लियर है कि हाँ मैम, इलास्टिसिटी का मतलब थोड़ा सा समझ में आया है ना? कि अगर आपकी स्प्रिंग है जैसे, तो स्प्रिंग, अब आप बोलते हो कि स्प्रिंग के ऊपर मैंने मास लगाया, उस पर कुछ डिफॉर्मिंग फोर्स उसको दी, तो उसकी शेप और साइज जो है वो चेंज हुई। फिर जब मैंने वो मास हटाया तो वो वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, स्प्रिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ गया। तो इसको मैं कहूंगी कि ये इलास्टिक बॉडी है, क्योंकि वो ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है। सो द आइडियली द एग्जैक्ट डेफिनेशन इज दैट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which a body tends to regain its original shape and size after removal of deforming force is known as elasticity. Is this thing clear guys कि elasticity का मतलब क्या होता है? हाँ, elasticity strings में भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, अगर आप कोई स्ट्रिंग है, उस पर कोई फोर्स लगा रहे हो, उसको खींच रहे हो, और फिर अगर आप उसको वापसी भेज देते हो, तो अगर आप उसको छोड़ देते हो तो वापसी अपनी पोजीशन में जाता है, नहीं जाता, उसके तरीके से आप इलास्टिसिटी को डिफाइन कर सकते हो। नहीं नहीं, थर्मोडायनामिक्स तो अभी बाद में आएगा ना, अभी तो ऐसे सॉलिड्स का पढ़ रहे हैं, उसके बाद फ्लूइड्स पढ़ेंगे, फिर वो पढ़ेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स आएगा। ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब हमें समझ में आया। अब अगर ये इलास्टिसिटी का मतलब समझ में आया ना, तो इलास्टिसिटी के बाद दो मेजर टर्म्स निकलती हैं मेरी। दो टाइप की मेजरली सॉलिड बॉडी एग्जिस्ट करती हैं। एक होती है आपकी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है, एक होती है आपकी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब बताओ दोनों का मतलब क्या होगा? सोच सकते हो दोनों का मतलब क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी ऐसी कोई बॉडी है, जैसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग में से मैंने फोर्स हटाई और स्प्रिंग वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में परफेक्टली आ गया। तो ऐसी कोई बॉडी जो कंप्लीटली अपनी जो भी उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उसके अंदर वापसी आ जाती है, ओरिजिनल शेप के अंदर वापसी आ जाती है, उसको हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स भी नोट डाउन कर लो। क्वार्ट्ज फाइबर जो होता है, ठीक है, क्वार्ट्ज फाइबर जो होता है वो इसका एक एग्जांपल होता है, और एक और इसका एग्जांपल आ जाता है आपका फॉस्फर ब्रॉन्ज का। ठीक है, अजीब अजीब नाम है, कुछ नहीं होता, बट पेपर में अगर पूछ लिया जाए तो डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसको अगर आपने उस पर कोई फोर्स लगाई और अब आपने वो फोर्स रिमूव कर दी, तो जो भी उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें वापसी आ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड इशू, वेरी गुड। एक और बच्चे ने बताया, पंकज ने बताया है कि प्लास्टिक बॉडी का क्या मतलब होता है। प्लास्टिक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो अपनी शेप रीगेन नहीं करती। अब अगर आपके पास क्ले है, तो क्ले को तो आपने एक बार कुछ फोर्स लगा के कुछ बना दिया तो वो वैसी ही रहेगी, अब वापसी थोड़ी आ जाएगी अपने पास ऑटोमेटिकली। तो प्लास्टिक हो गई, वैक्स हो गया, सपोज आपके पास वैक्स भी है, सपोज आपके पास क्ले है, सपोज आपके पास कुछ भी ऐसा है, पटी है, लाइक यू नो यू हैव दैट, पटी नाम से एक होता है। तो ऐसा जो भी आपके पास सॉलिड बॉडी है जिसको अगर आपने उसको कोई फोर्स लगाई और अब वो वापसी, उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की, तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। गिव मी अ सेकंड, आई थिंक आई हैव, अनफॉर्चुनेटली माय पेन हैज फॉलन। इतना क्लियर है सब बच्चों को कि हाँ मैम यहाँ तक क्लियर है? इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, सब कुछ समझ में आया? यस मैम, नो मैम? यस, सिंपल था, कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगा? काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि हाँ, इलास्टिसिटी में अगर मैंने फोर्स रिमूव करी तो वो वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। रिवर्सल प्रोसेस की डेफिनेशन वैसे अलग होती है, बट ठीक है, आप एक तरीके से उसको याद करने के लिए याद कर सकते हो। च्युइंगम आई थिंक आपकी एक मिक्सचर है दोनों की, क्योंकि उसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी भी होती है, बट ठीक है, थोड़ी सी प्लास्टिक भी होती है, आप उसकी शेप चेंज करो तो वापसी अपनी ओरिजिनल शेप में एग्जैक्टली नहीं आती, थोड़ा सा रिटेंशन रहता है। तो मोस्ट ऑफ द बॉडीज आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। मतलब ऐसा होता है कि बीच का भी बॉडी होता है ना, कि कुछ इलास्टिक बॉडी है कि हाँ वापसी आ जाएगी, बट ठीक है थोड़ा सा डैमेज तो होगा। इलास्टिसिटी का टाइप नहीं है प्लास्टिक बॉडी जो होती है, इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ सॉलिड बॉडी विच कैन एग्जिस्ट। ठीक है, एक तरीके की सॉलिड बॉडी जो एग्जिस्ट कर सकती है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हो गई, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी हो गई, इस तरीके की हो गई। अब दो तीन वर्ड्स ना हमारे पास और आते हैं, वो भी आप लोग थोड़े से याद रखो। एक होता है इलास्टिक लिमिट।
ठीक है, इसको सब लोग नोट डाउन कर लो। मेरी क्लास में सब लोग प्लीज पेपर और पेन दोनों लेकर भी बैठेंगे, तो जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हो। एक होती है आपकी इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब होता है? आप सब लोगों ने रबर बैंड देखा है? रबर बैंड देखा है? उस पर आप फोर्स लगाते हो वो वापसी आ जाता है, फिर आप फोर्स लगाते हो वापसी आ जाता है, फिर आप फिर से फोर्स लगाते हो वापसी आ जाता है। बट ऐसा कुछ होगा कि आप इतनी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दो कि अब वो रबर बैंड टूट गया, तो अब वो रिमूविंग ऑफ द फोर्स के बाद भी रबर बैंड अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापसी नहीं आएगा। आपने उसको इतना स्ट्रेच कर दिया, इतना उसको खींच दिया, फिर उतना उसको कंप्रेस कर दिया किसी भी बॉडी को, कि नाउ इट इज नॉट कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। जो भी कोई भी अगर मेरे पास बॉडी है, उसमें मैं कितनी मैक्सिमम फोर्स लगा सकती हूँ कि वो बॉडी जो है इलास्टिसिटी उसमें रहे मेंटेन, वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापसी आ जाए, उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, ठीक है। नहीं, लास्ट पॉइंट टू विच एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सटेंडेड, इसको नहीं बोलोगे इलास्टिक लिमिट, आप इसको इस तरीके से बोलोगे कि मैं मैक्सिमम कितनी फोर्स लगा सकती हूँ उस बॉडी पे, मैक्सिमम कितनी फोर्स लगा सकता हूँ उस बॉडी पे कि वो बॉडी अपनी अभी भी ओरिजिनल शेप के अंदर, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाए। वहां पे मेरी इलास्टिक लिमिट रीच हो जाती है। क्योंकि अगर मैं उससे थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा फोर्स लगा दूंगा उस पॉइंट से, उस पॉइंट के आगे जरा सी भी एक्स्ट्रा फोर्स लगा दूंगा या जरा सी भी एक्स्ट्रा फोर्स लगा दूंगी, तो तब मेरी जो बॉडी होगी वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देगी, ठीक है। ये भी क्लियर है? इलास्टिक लिमिट का मतलब समझ में आया? यस मैम, नो मैम? ठीक है। एक और चीज जो आप समझ सकते हो वो होता है इलास्टिक फटीग। तो इलास्टिक फटीग का मतलब क्या है? अब ठीक है, आप डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा नहीं लगा रहे, अब जैसे ये स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग को ऐसे किया, उसको स्प्रिंग को आपने बहुत बार यूज कर लिया, तो कुछ टाइम बाद आप भी देखोगे कि स्प्रिंग थोड़ा सा लूज हो जाता है, उसकी जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है ना वो ही लूज हो जाती है। तो बेसिकली स्प्रिंग की जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज है ना वो थोड़ी सी उसने अपनी लूज कर दी। तो अगर आप किसी भी बॉडी को ज्यादा यूज करते हो, तो धीरे धीरे आफ्टर अ सर्टेन व्हाइल व्हाट हैपेंस इज कि उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपने उस बॉडी को इतना यूज कर लिया कि अब उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो ही कम हो गई है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग आप पहले एकदम टाइट स्प्रिंग लाए थे, फिर आपने उसको स्ट्रेच किया, इतना यूज कर लिया उसको कि अब वो थोड़ा सा ऑलरेडी स्ट्रेच हो गया है, तो उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो यूज हो गई है। सो दैट इज वाई इलास्टिक फटीग, इसको हम कहते हैं कि रिपीटेड एक्शन, अगर आप रिपीटेडली डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो किसी बॉडी पे, रिपीटेडली आप बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, तो जो बॉडी है उसकी इलास्टिक लिमिट जो होती है वो रीच, मतलब इलास्टिक लिमिट रीच नहीं हो रही भले ही, बट वो बॉडी के अंदर थोड़ा सा इलास्टिक प्रॉपर्टीज का लॉस हो जाता है, वो थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करने लगती है बिकॉज ऑफ हाउ मच टाइम यू आर यूजिंग इट। हाँ, इलास्टिक लिमिट की वैल्यू भी रहती है ना, अलग अलग बॉडीज के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, आपको वो स्टडी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। इज दिस थिंग ओके गाइस? यहाँ तक क्लियर है? बच्चे जिन्होंने हाथ रेस कर रखे हैं आप लोग यहीं पर लिख दो, ठीक है। जो भी चीज आपको लगता है कि हाँ मेरे को नहीं समझ में आई है या फिर कुछ चीज आपको अगर पूछनी है तो आप चैट बॉक्स में पूछ लो। ऑल राइट, समझ में आया ये वाली चीज कि हाँ मैम ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये समझ में आया। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि सबसे पहले रिजिड बॉडीज में हमने ये देखा था कि उनकी शेप और साइज जो होती है वो सेम रहती है, बट एक्चुअली अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो सॉलिड बॉडी होगी उसकी शेप और साइज चेंज होगी, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, जिसको हम इस चैप्टर में समझना चाहते हैं। क्वेश्चंस अभी बाद में बनाएंगे, अभी हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं चैप्टर का बच्चा। इस क्वेश्चन में हम बाद में स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ेंगे, यंग मॉडुलस पढ़ेंगे, बल्क मॉडुलस पढ़ेंगे, उन सबसे क्वेश्चन आपके मेजरली पूछे जाते हैं। फिर हमने देखा कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर मैंने किसी भी बॉडी में कोई फोर्स लगा रखी है, तो अगर मैं उस बॉडी को उस फोर्स को मैं हटा दूंगी तो क्या वो बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ रही है या नहीं, ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जो मटेरियल एग्जैक्टली अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा उसको हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक। जो मटेरियल नहीं आ पाएगा, उस पर मैंने फोर्स लगा दिया, वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता, क्ले हो गई, वैक्स हो गई, उस सबको हम कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक। इलास्टिक फटीग का मतलब क्या होता है कि अगर आप कंटिन्यूअसली किसी बॉडी को यूज कर रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूअसली यू आर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स टू इट, वो बार बार डिफॉर्म हो रही है, बार बार अपनी वापसी ओरिजिनल पोजीशन में आ रही है, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो बॉडी थोड़ी लूज हो गई है, या फिर वो बॉडी के ऊपर इलास्टिक जो प्रॉपर्टी है उस बॉडी की वो चेंज हो गई है, तो इसको हम कहते हैं फटीग। ऑल राइट, तो जैसे आप इसका एग्जाम्पल समझ लो, अगर आपके पास कोई वायर है, ठीक है, आप वायर को ना बार बार तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो वायर कुछ टाइम बाद टूट जाएगी,
किए, तो इसको हम कहेंगे कि भले ही आपने उसमें बहुत ज्यादा उसकी इलास्टिक लिमिट को एग्जॉस्ट नहीं किया, बट क्योंकि उसका एक्सटेंडेड आपने यूज किया, इतने टाइम तक उसका आपने यूज किया, इसकी वजह से इलास्टिक फटीग हो गया, थक गई वो बॉडी। फटीग का मतलब होता है थकना, तो वो बॉडी थक गई, उसको बार बार आपने यूज किया, तो इसकी वजह से अब वो उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, वो अपने अपनी लूज करती है। ठीक है, यस आई विल सेंड दीज नोट्स एज वेल, डोंट वरी अबाउट दैट। यहां तक क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक और करवा दूं? इज दिस पार्ट क्लियर फॉर एवरीवन गाइस? यस, ये टॉपिक है, अब ये भी बहुत बढ़िया है, इससे क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, आपके स्कूल में आएगा, जेई नीट में नहीं आएगा, कि अब ये जो सॉलिड्स हैं ये इलास्टिक बिहेवियर दिखा क्यों रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि सॉलिड्स इलास्टिक बिहेवियर दिखाते क्यों है। सॉलिड जो होता है ना आपका, तो सॉलिड में आपको भी पता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी अपनी जगह पे होते हैं और उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स होती है। तो ये जो इंटर एटॉमिक फोर्स होती है ये एटम्स को अपनी जगह पे रखती है। ठीक है, आपको ही पता है ना कि सॉलिड्स काफी टाइटली कंप्रेस्ड होते हैं, तो जो भी इंटर एटॉमिक फोर्स होगी उसका एम ये होगा कि वो सारे के सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे रहे। तो इसको ना मैं स्प्रिंग बॉल मॉडल से इलस्ट्रेट कर सकती हूँ। मतलब जो ये बॉल्स लगी हुई है ना, ब्लैक ब्लैक जो ये बॉल्स हैं, वो हो गई मेरे एटम्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स मेरे सॉलिड के। और जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ स्प्रिंग से। तो अब अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हो, तो आपने फोर्स लगाई, आपके जो स्प्रिंग है वो लंबे हुए। अब आपको पता है ना स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या है, कि अगर उसको आपने एक्सटेंड किया तो उसमें कुछ रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी, है ना। अगर आप कोई भी फोर्स लगा रहे हो स्प्रिंग के अंदर तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, और वो वापसी अपनी जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आ जाएगा। वैसे ही अगर मैंने सॉलिड को कंप्रेस किया तो फिर से मेरे स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी, और फिर से जो भी मेरे सॉलिड मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉलिड के एटम्स होंगे, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये स्प्रिंग बॉल मॉडल का आप यूज कर सकते हो टू इलस्ट्रेट द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। इज दैट ओके गाइस? बहुत बेसिक चीजें कवर करी हैं आज की क्लास में हमने, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? नहीं बच्चा, ये जो स्प्रिंग वाली चीज है ना, बाकी जो हमारे फ्लूइड्स हो जाते हैं उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स थोड़ी अलग तरीके से काम करती है। स्प्रिंग बॉल मॉडल को आप मेजरली सॉलिड्स के लिए ही यूज कर सकते हो। कंप्रेशन वगैरह बाकी चीजों में भी होती है, बट सॉलिड्स के लिए आप ये वाले मॉडल से रीजन जो है वो समझ सकते हो, बाकियों के लिए रीजनिंग अलग होती है। नहीं, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होता। आप बताओ सूर्याश, असल में आपको लगता है कि आपके सॉलिड के अंदर ऐसे स्प्रिंग होंगे? नहीं होते ना बच्चा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इसको मैंने खाली रिप्रेजेंट कर रखा है कि अगर मेरे पास कोई सॉलिड है जिसके एटम्स इस तरीके से हैं कि एटम्स है मेरे पास और एटम्स के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स को मैं स्प्रिंग से रिप्रेजेंट करूं, तो उसको मैं इस मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि हाँ, अगर मैं इसको हिला रही हूँ तो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी जो वापसी हुई सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को अपनी जगह पे ले आएगी। तो इसकी वजह से इलास्टिसिटी आती है, इसकी वजह से इलास्टिक बिहेवियर होता है सॉलिड्स का जो एग्जिस्ट करता है। इज दैट ओके गाइस? बच्चा बलून में तो आप एयर के बेसिस पे कर रहे हो ना, अगर आप बलून में एयर भर रहे हो तो उसका शेप इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो बलून है दैट इटसेल्फ इज मेड फ्रॉम रबर। ठीक है, बट अगर आप एयर को रिमूव कर दोगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा। तो वहां पे आप ठीक है स्प्रिंग बॉल मॉडल की तरीके से बोल सकते हो कि रबड़ जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और जब मैंने अपनी रिस्टोरिंग फोर्स जो है, जो फोर्स मैंने एयर की वजह से वहां पे लगाई है बलून पे, वो हटा दी, तो वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलता है वहां पे। इज दैट ओके? इतना ही पढ़ेंगे आज की क्लास में, इतना रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा बेसिक है ये, बिल्कुल एनसीईआरटी में भी आप इसको ढूंढ सकते हो। अगली क्लास में वी विल स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. So we will be covering stress and strain, and we will also be talking about Hooke's law and stress and strain curve. So next class will be very very important, so don't miss that. ठीक है, मैं अच्छा समझाती हूँ, थैंक यू वेरी मच। सो आई होप कि आप लोगों को मजा आया हो। एंड एडिशनली प्लीज अपने क्लासमेट्स को बोलो, अपने जो भी बैचमेट्स हैं उन सबको बोलो कि वो भी क्लासेस को ज्वाइन करें। अभी जो हमारा मेजर सिलेबस है वो कवर हो रहा है, तो प्लीज ज्वाइन द क्लासेस ऑन टाइम एंड स्टार्ट रिवाइजिंग फॉर द टेस्ट अ लिटिल बिट, ताकि आप लोग भी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। All right. Yes, you guys can leave the class now. That is all from my side. Thank you so much for joining the class, everyone. Thank you. Bye bye. I hope that आपकी क्लास में अच्छा रहा हो, आपका एक्सपीरियंस, आप लोगों को मजा आया हो। Have a good day, everyone. Bye bye. Tata.